तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेप्शंस टू n प्लस एल रूल। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग क्वांटम नंबर्स वगैरह पढ़ चुके हैं। तो एक्सेप्शंस टू n प्लस एल रूल, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, ठीक है ना, हांस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और n प्लस एल रूल पढ़ा था। तो कुछ एक्सेप्शन है n प्लस एल रूल के। n प्लस एल रूल में क्या बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग n प्लस एल जो है हमें वो एनर्जी के बारे में आइडिया देता है, और n प्लस एल की वैल्यू जब कम होगी तो इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, सबसे पहले कम वैल्यू वाले सेल में भरा जाएगा। उसके बाद जब हाई वैल्यू होगी तो उसके बाद हाई एनर्जी वाले में भरा जाएगा। अगर n की वैल्यू क्या है, अगर n प्लस एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, दोनों ऑर्बिटल्स के लिए, तब उस केस में हम देखेंगे कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप होगा। तो एक्सेप्शन है हमारे पास दो ही, लेंथेनम और एक्टिनियम। आप देख रहे हो यहाँ पे 6 के बाद n के बाद 5, ठीक है ना, और 6 के बाद 4, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दोनों एग्जाम्पल देख सकते हो जहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आ रहे हैं n प्लस एल रूल में। कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, 30 तक एटलीस्ट। तो मैंने बताया था कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्रोमियम का होता है 24 एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट क्या करेगा, गलती लिखते हुए 3d4 4s2 कर देगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये हाफ फील्ड की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, इसलिए करेक्ट क्या है 3d5 4s1। उसी तरह से कॉपर में 3d9 है तो ये क्या हो जाएगा 3d10 4s1। उसी तरह मोलिब्डेनम में ये क्या आ रहा है यहाँ पे 4d4, तो ये क्या आ जाएगा 4d5। तो हमें क्या देखना है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बने तो हमें उसको हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनाने की कोशिश करनी है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ जंप करा के। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केसेस आपको पता होने चाहिए, और जहाँ पर भी एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, कंपटीशन के लिए। और ये टॉपिक आपको ज़्यादा क्लियर होगा बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा, जब हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल। अभी मैंने बताया कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। पी में हाफ फील्ड क्या होगा, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसका हाफ फील्ड कितना हो गया p3। डी में कितना हो गया d5, और एफ में कितने होंगे हाफ 7, क्योंकि एफ में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 14। और जो फुल फील्ड होते हैं वो हाफ फील्ड से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ रीज़न है कि जो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल क्यों हैं। भाई सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं या फुल फील्ड ऑर्बिटल हैं उनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है। आप देखो पी के अंदर हाफ फील्ड जब मैंने भरा, तीनों इलेक्ट्रॉन 5 और 7 इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर, पी में, डी में और 7 में। उसी तरह से पी में, डी में और एफ में जब मैंने फुल फील्ड किया उनको, तो सभी के अंदर देखो सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको। तो सिमेट्री की वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंड सेकंड वन इज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया d5 का। अब ये सारा का सारा ऑर्बिटल कैसे है, डी जनरेट ऑर्बिटल है। सभी ऑर्बिटल्स की 1 2 3 4 5 सभी 5 के 5 ऑर्बिटल की डी सब शेल के अंदर एनर्जी कैसी है, सेम एनर्जी है। इस इलेक्ट्रॉन को चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितनी पोजीशन चेंज कर सकता है, 1 2 3 4, ठीक है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी तरह से 3 पोजीशन चेंज कर सकता है, तीसरा 2 और दूसरा पहला। तो टोटल एक्सचेंज पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 10। यानी इलेक्ट्रॉन को फ्रीडम है डी जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर कि वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। अगर आपको भी बेटा फ्रीडम दी जाए, फ्रीडम किसको पसंद नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे नेचर हो, कोई भी हो, फ्रीडम सबको पसंद है। और जितना ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, ठीक है ना, तो उतना ही कोई सामने वाला क्या करता है, स्टेबल फील करता है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्रीडम है अपनी पोजीशन एक्सचेंज करने की, क्योंकि एनर्जी सभी की क्या है, सेम है। तो ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी 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 स्टेबल, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाफ फील्ड जो हैं वो फुल फील्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पेयरिंग रिजल्टिंग इन स्पिन कपलिंग। द एनर्जी लिबरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ कपलिंग इज कॉल्ड कपलिंग एनर्जी। कहता है कि अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, सपोज करो पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 से 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4th इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग करेगा ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग, ठीक है ना। और इस कपलिंग के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग एनर्जी, ठीक है ना। और जो फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे देख रहे हो, सारे के सारे एंटी पैरेलल स्पिन में। मैं कल भी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैसे फिलअप करना है, एंटी पैरेलल जो है फिलअप करना है ड्यू टू द स्टेबिलिटी रीजन। अगर पैरेलल फिल करोगे तो रिपल्शन बढ़ेगा और अनस्टेबल हो जाएगा एटम, ठीक है ना। अगर मैं क्लॉकवाइज को अप एरो से मानूँ तो उसके लिए
रोटेशन क्या है +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मेरे पास रोटेशन क्या है -1/2। तो सभी की एनर्जी क्या हो जाएगी +1/2 -1/2 0 0 0 0। तो इसीलिए फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं और भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, हाफ फील्ड से, क्योंकि फुल फील्ड के अंदर ड्यू टू एंटी पैरेलल स्पिन एनर्जी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, और एनर्जी जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, फुल फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो, ड्यू टू द सिमेट्री रीजन एंड द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दे आर वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है ना। लेकिन फुल फील्ड हाफ फील्ड से भी ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि एंटी पैरेलल स्पिन की वजह से वहाँ पे एनर्जी जो है प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। उसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये तो आप लोग कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर चुके हैं। ऑर्बिट को n से डिनोट करते हैं, ऑर्बिटल को m से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में 2n² के इक्वल हो सकता है। ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, सब ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और सब ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, जहाँ पे जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का, न्यूक्लियस के बाहर का वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब बोहर ने जो बताया था कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है वो तो गलत हो गया था ना। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सब शेल के अंदर रहता है, और सब शेल में भी कहाँ रहता है फिर इलेक्ट्रॉन जो है, जो सब शेल के अंदर भी वो ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। और ऑर्बिटल में उसकी जो स्पिन है वो कैसी हो सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए ऑर्बिटल क्या होता है, एक ऐसा स्पेस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर तो रह नहीं सकता, हाइजेनबर्ग ने भी प्रूव किया था, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बाहर प्रेजेंट है स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो जहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसी को हमने क्या बोला, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 95 to 98% प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे रहती है। और जो ऑर्बिटल होते हैं हमारे वो 4 तरह के होते हैं, S, P, D और F। तो जो एस ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसी होती है बेटा, सर्कुलर शेप होती है बिल्कुल। क्यों होती है सर्कुलर, क्योंकि L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, तो M की वैल्यू भी क्या होगी, +L to -L यानी 0 होगी, ठीक है ना। तो स्फेरिकल शेप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है सभी डायरेक्शन में। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है यूनिफॉर्मली, XYZ डायरेक्शन में। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, कॉम्पिटिशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन से प्लेन में प्रेजेंट होगा, तो XYZ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, सपोज करो दिस इज द 1s, अगर मैं 2s का एग्जाम्पल लूँ तो 2s कहाँ बनेगा, इसके बाहर। तो 1s और 2s के बीच में जो खाली जगह बचती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, उसी एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, नोडल सरफेस। तो नोडल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नहीं होती, ठीक है ना। तो हम लोग जो नंबर ऑफ नोडल सरफेस है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द फार्मूला n-1। उसी तरह से जो p ऑर्बिटल है बेटा, उसके अंदर l की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +L to -L, यानी 3 ओरिएंटेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 कॉन्फ़िगरेशन है। इन 3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, 3 p ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो p ऑर्बिटल हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनकी शेप कैसी होती है, डंबल शेप प्रेजेंट होती है। और वो 3 ऑर्बिटल कौन से हैं हमारे पास, px, py और pz। यही सब कुछ स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, px, py और pz। px का मतलब है कि p ऑर्बिटल जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, py का मतलब है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और pz का मतलब वो z एक्सिस पे लाई कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ है p ऑर्बिटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है इस एरिया के अंदर प्रेजेंट हो सकता है कहीं पे भी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होगा। py में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, इस एरिया के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। उसी तरह से pz में इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। px, py और pz 3 तरह के ऑर्बिटल है, और जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा उसको हमने क्या बोला, नोडल सरफेस, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस एरिया में है उसको हमने क्या बोला, ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 ओरिएंटेशन की वजह से 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz।
उसी तरह डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी +L2 -L, यानी 5 ओरिएंटेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। इसका मतलब 5 डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो 5 डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, वो DXY, YZ, XZ, DX2 -Y2 और DZ²। जो शेप होती है इसकी, अब एस ऑर्बिटल की कैसी थी, सर्कुलर। पी ऑर्बिटल की कैसी है, डंबल। डंबल क्यों बोला, जैसे जिम में हम लोग डंबल यूज़ करते हैं ना बेटा एक्सरसाइज के लिए, बिल्कुल डंबल की तरह है ये। इसकी शेप कैसी होती है, डबल डंबल, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखने की बात क्या है, जो DZ² ऑर्बिटल है उसके अंदर एक डंबल प्रेजेंट होता है Z एक्सिस पे और एक रिंग प्रेजेंट होती है XY प्लेन पे, जिसके अंदर 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। जेई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं +2 क्लास में पढ़ोगे आप, तो इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, 2 पार्ट में इनको तोड़ा जा सकता है, T2G और EG। T2G में हमारे पास TXY, YZ और ZX को हम काउंट करते हैं और EG के अंदर DX2 -Y2 और DZ² को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे वो कहाँ लाई करती है, बिटवीन द एक्सिस लाई करती है। और इनको जी का मतलब है जीरेड, सिमेट्रिकल होते हैं इसलिए इनको जीरेड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है। शेप से ज़्यादा क्लियर होगा अगर आप शेप देखोगे DXY की। अगर मैंने इसको एक्सिस को x मान लिया, इसको y मान लिया, तो x और y के बीच में 2 डंबल बना दिए मैंने। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी DXY ऑर्बिटल में कहाँ पे है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है मिलने की। इस रीजन के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। DYZ में अगर मैं इसको y और इसको z मान लूँ, तो इस ऑर्बिटल, इस रेंज में आपको क्या हो है, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है ऑर्बिटल के अंदर DYZ। उसी तरह से DXZ में जो है इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो XY, YZ और ZX, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने YZ कर दिया इसको XZ कर दिया, ठीक है ना। बुक में आपको जो Y एक्सिस पे बना के देगा, Z एक्सिस पे बना के देगा, टाइम लगेगा उसमें, तो आप एक्सिस चेंज कर दीजिए अपनी मर्जी से, ठीक है ना। तो जो हमारे T2G ऑर्बिटल है, अब यहाँ से जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि DXY ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो कहाँ प्रेजेंट होगा DXY ऑर्बिटल में, इन बिटवीन द XY एक्सिस। जो X एक्सिस है और Y एक्सिस है उसके बीच में प्रेजेंट है। कितने एंगल पे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो 45 डिग्री एंगल, उसने एंगल भी डाल दिया वहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए इन बिटवीन द XY एक्सिस एट 45 डिग्री एंगल। मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है मिलने की किसमें, DXY में। सिमिलरली YZ में इन बिटवीन द YZ एक्सिस, सिमिलरली इन DXZ इन बिटवीन द X एंड Z एक्सिस, ठीक है ना। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नोडल सरफेस, ठीक है। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है XY प्लेन में इन बिटवीन XY एक्सिस, तो अपसेंट कहाँ पे होगा, अपसेंट कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपसेंट होगी YZ प्लेन में क्या होगी, एब्सेंट होगी, और ऑन द एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो आपसे पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन DXY में कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ एब्सेंट है, तो दोनों पता होने चाहिए आपको, प्रेजेंट कहाँ पे है और एब्सेंट कहाँ पर है, ठीक है ना। उसी तरह से DX2 Y2 की जब आप शेप देखोगे तो X एक्सिस और Y एक्सिस पे ऑर्बिटल जो है लाई करते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस कहाँ पे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो X और Y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ये बड़ा आपको पता होना चाहिए। और एब्सेंट कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन, इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, वहाँ पे एब्सेंट होंगे। उसी तरह से लास्ट है बेटा DZ², बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कंपटीशन के अंदर, नीट में और आपके जेई के अंदर। तो DZ² का जो शेप है बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर में एक सर्कल दिखाई दे रहा है और ऊपर एक डंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना आपको। तो ये जो डंबल है वो Z एक्सिस पे लाई करता है और जो ये सर्कल है वो XY प्लेन में लाई करता है। बिल्कुल कैसे, सपोज करो मैंने ये एक बुक ले ली, ठीक है ना, इस बुक के ऊपर जो डंबल है इस तरह से है, बिल्कुल ऊपर परपेंडिकुलर, और इस बुक के नीचे बिल्कुल, ठीक है ना, दोनों साइड में, ठीक है। और जो सर्कल है वो इस बुक के प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी अब इलेक्ट्रॉन क्या है, 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सर्कल में लाई करती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट है, रिंग में भी और जेड पे भी, यानी XYZ यानी तीनों प्लेन में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि S ऑर्बिटल और DZ² दो ही ऑर्बिटल हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन XYZ प्लेन में लाई करता है, ठीक है ना। और S ऑर्बिटल हमारा कैसा है, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि सर्कुलर है भाई, सर्कल को आप किसी भी डायरेक्शन से कट कर सकते हो, तो हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है ना। तो नॉन डायरेक्शनल होता है S ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि उसकी शेप सर्कुलर होती है। और S और DZ² ऑर्बिटल ही अकेले ऐसे ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन XYZ प्लेन में लाई करता है।
सिमिलरली एफ ऑर्बिटल के बारे में पता होना चाहिए, इनकी शेप जो होती है कॉम्प्लेक्स शेप होती है, डिफ्यूज्ड शेप होती है। आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, डिफ्यूज भी कह सकते हो, दोनों सही आंसर है। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू जो है वो 3 है और मैग्नेट